पोएट ट्राइब के पूरे 40 एडल्ट मैन स्टोन एक्सेस और वुडन स्पीयर्स लेकर खड़े थे। उनके लीडर के नीचे तो यंग एलिफेंट्स तक थे। वहीं दूसरी तरफ ट्री ट्राइब की हालत बिल्कुल कमजोर थी। पूरे ट्राइब में विमेन, ओल्ड पीपल और चिल्ड्रन मिलाकर मुश्किल से 30 लोग थे, ऐसे फुली आर्म्ड किलिंग मशीन्स के सामने। दाशु सिर्फ अपने लोगों को लेकर भाग सकता था। भागते समय एक छोटी लड़की जो मशरूम्स कलेक्ट कर रही थी, ट्री रूट से ठोकर खाकर गिर गई। वो उठ भी नहीं पाई थी कि पीछे से उड़ी स्टोन एक्स ने उसकी स्पाइन तोड़ दी। अगले ही पल एक स्पीयर उसकी चेस्ट के आर पार निकल गई। पोएट ट्राइब के सैवेजेस हंसते हुए उसके आसपास जमा हो गए और उसका ब्लड पीने लगे। दाशु पीछे से हड्डियां टूटने की आवाज सुन रहा था। उसके टीथ गुस्से से किटकिटा रहे थे, लेकिन वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि रुकने का मतलब था पूरे ट्राइब का खत्म हो जाना। क्रिटिकल मोमेंट में ट्री ट्राइब का ओल्ड एल्डर आगे आया। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपने एंशिएंट ट्री हाउस में खुद आग लगा दी। वो अपनी जान देकर दुश्मनों को फायर सी में रोकना चाहता था, ताकि बाकी ट्राइब को भागने का मौका मिल सके। तशु दर्द दबाकर बाकी 30 ट्राइब मेंबर्स को लेकर ईस्ट की तरफ भागता रहा। अंदर से उसे खुद भी भरोसा नहीं था, क्योंकि तुम्हें गए हुए कई दिन हो चुके थे। लेकिन जब वो पूरी तरह टूटने वाला था, तभी उसकी नजर जमीन पर लगे फ्रेश ब्रांच मार्क्स पर पड़ी। वो तुम्हारे छोड़े हुए रूट मार्क्स थे। अचानक उसका डिस्पेयर होप में बदल गया। पूरा ग्रुप उन मार्क्स के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा। सिर्फ 1.5 दिन के अंदर वो उस मैन ईटिंग डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल गए। उस समय शाम हो चुकी थी। सनसेट ने पूरे स्काई को ब्लड रेड बना दिया था। ट्री ट्राइब के सारे लोग शॉक होकर सामने देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना विशाल वर्ल्ड देखा था। लेकिन उसी मोमेंट दशु का दिल बैठ गया, क्योंकि तुम्हारे रूट मार्क्स अचानक गायब हो चुके थे और सामने सिर्फ एंडलेस विल्डरनेस बची थी। उनका आखिरी गाइड भी गायब हो चुका था। ये लगभग डेथ सेंटेंस जैसा था। तभी घबराहट में इधर उधर देखते हुए दशु को वेस्ट साइड में कैंपफायर के निशान दिखाई दिए। वो जल्दी से वहां पहुंचा और सॉफ्ट मड पर बने खास फ्लैट बॉटम फुटप्रिंट्स देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो तुम्हारे यूनिक फुटप्रिंट्स थे। दशु ने राहत की सांस ली। अगर तुम आसपास हो तो अभी उम्मीद बाकी थी। उसने फैसला किया कि आज रात पूरा ट्राइब यहीं कैंप लगाएगा और तुम्हारा इंतजार करेगा। उधर उसी समय तुम स्वैम्प के अंदर लाइफ रिस्क करके राइस खोज रहे थे। इतने बड़े रीडमर्स में कुछ वाइल्ड राइस प्लांट्स ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आया। बर्ड्स को फॉलो करो। तुमने हाथ में पकड़ी स्टिक से वाटर सरफेस पर जोर जोर से मारना शुरू किया। छपाक छपाक। अचानक हजारों वाटर बर्ड्स रीड्स के अंदर से उड़ गए। तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुमने तुरंत उस एरिया को लॉक कर लिया जहां से सबसे ज्यादा बर्ड्स उड़े थे। फिर पूरी ताकत से कैनू चलाकर उनकी डायरेक्शन में बढ़ने लगे। जैसे जैसे तुम करीब पहुंचे, तुम्हें शैलो वाटर एरिया में कुछ गोल्डन प्लांट्स हिलते हुए दिखाई दिए। तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये वही वाइल्ड राइस था जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुम तुरंत और तेजी से उस तरफ कनू चलाने लगे। लेकिन जैसे ही तुम राइस की तरफ बढ़ने वाले थे, पीछे से अचानक तेज चीखने की आवाज आई। तुमने पीछे मुड़कर देखा। वाटर सरफेस पर कुछ प्रिमिटिव ह्यूमंस फ्लोटिंग लॉग्स पकड़े हुए थे। ये पास वाले लिन ट्राइब के लोग थे। उनकी लीडर वुमन का नाम लिन चाओ था। वो पैनिक में तुम्हारी तरफ हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो तुम्हारे सामने हेल का गेट हो। तुम्हें कंफ्यूज देखकर लिन चाओ खुद स्विमिंग करके पास आ गई। उसने रीड मार्च की तरफ इशारा किया और फिर डूबने का जेस्चर किया। तुम तुरंत समझ गए कि वो तुम्हें स्वैम्प डेंजर के बारे में वार्निंग दे रही थी। तुम्हारे दिल में हल्की वार्म फीलिंग आई, लेकिन ये राइस तुम्हारे ट्राइब की फ्यूचर लाइफ थी। अब चाहे सामने हेल ही क्यों ना हो, तुम पीछे नहीं हट सकते थे। लिन चाओ शॉक होकर तुम्हें देखती रह गई, क्योंकि तुमने रुकने के बजाय 2 स्पेशल वुडन बोर्ड्स निकाल लिए। तुमने उन्हें अपने पैरों के नीचे बांधा और हाथ में एक जायंट स्क्वायर वाइन शील्ड उठा लिया। फिर सीधे उस डेडली मड एरिया में उतर गए। लिन ट्राइब के लोग शॉक होकर तुम्हें घूरने लगे। उनकी समझ के हिसाब से कोई इंसान वहां जिंदा नहीं चल सकता था। लेकिन तुम ना सिर्फ बचे हुए थे, बल्कि धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे थे। हालांकि हर स्टेप उठाने में तुम्हारी पूरी ताकत लग रही थी। बहुत मुश्किल से तुम आखिर उस राइस पैच तक पहुंच गए। हर राइस प्लांट लगभग 2 मीटर ऊंचा था और हर प्लांट पर भारी गोल्डन राइस क्लस्टर्स लटक रहे थे। तुमने तुरंत स्नेक स्किन बैग निकाली और तेजी से राइस हार्वेस्ट करने लगे। जब तक एक एक ग्रेन कलेक्ट नहीं हो गया, तुम नहीं रुके। फिर भारी बैग घसीटते हुए वापस कनू तक लौट आए। लेकिन तुम अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि अचानक कई लोग तुम्हारी कनू के आसपास जमा हो गए। तुमने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और अटैक के लिए तैयार हो गए। लेकिन जल्दी ही तुम्हें एहसास हुआ कि उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट नहीं था, बल्कि प्योर वर्शिप था। असल में वो तुम्हारी अनसिंकेबल बोट से फैसिनेटेड थे। तुमने उन प्रिमिटिव ह्यूमंस को देखा जो लगातार पानी में रहने से सूझ चुके थे, और तुम्हें लिन चाओ की वार्निंग याद आ गई। है तो तुम्हारा दिल थोड़ा नरम पड़ गया। तुमने सोचा, बोट बनाना कौन सी बड़ी बात है। तुमने तुरंत जेस्चर्स करके उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए। पहले फ्लोटिंग लॉग्स इकट्ठा करवाए, फिर रीड से ग्रास रोप बनवाई और सारे लॉग्स को आपस में बांध दिया। उसके बाद तुमने लिन चाओ को ऊपर चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, वुडन राफ्ट आराम से वाटर सरफेस पर तैरने लगी, बिल्कुल एक हल्की लीफ की तरह। लिन चाओ खुशी से उछलने लगी और बाकी ट्राइब मेंबर्स को भी बुलाने लगी। लेकिन ये सिंपल राफ्ट सिर्फ 2 लोगों का वेट उठा सकती थी। तीसरा इंसान चढ़ते ही ये पलट जाती। इसीलिए जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, वो सब ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। बाकी लोग ईर्ष्या से उन्हें देख रहे थे, लेकिन लिन चाओ की खुशी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये डिवाइन टूल बनाना बेहद आसान है और इसका मटेरियल तो पूरे स्वैम्प में भरा पड़ा है। ये तो जैसे हेवन ने लिन ट्राइब को गिफ्ट दिया हो। लिन चाओ तुम्हारा बार बार धन्यवाद करने लगी और पूरे उत्साह से तुम्हें अपने ट्राइब आने का इन्विटेशन दिया। लेकिन तुमने तुरंत मना कर दिया। मजाक थोड़ी है। स्वैम्प के बाहर अभी भी ब्लू मार्लिन एनिमल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब उसने देखा कि तुम सच में जाने वाले हो, तो उसने तुम्हें फोर्स नहीं किया। बस जाते जाते उसने तुम्हारे हाथ में जितना बड़ा एक स्प्लिट हॉर्न रख दिया, उसे
उसने फ्रेंडशिप टोकन बताया और कहा कि अगर कभी मुश्किल में फंसो तो लिन ट्राइब को जरूर याद करना। तुम मुस्कुराते हुए वो टोकन रख लेते हो, फिर दोनों भारी राइस सीड बैग्स उठाकर तुरंत 8 ट्रेजर माउंटेन की तरफ लौट पड़ते हो। पूरा दिन राइस हार्वेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास लगभग 60 जिन एंशिएंट राइस जमा हो चुका था। तुमने उसे देखते हुए लार निकली, लेकिन एक ग्रेन भी खाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये अगले स्प्रिंग फार्मिंग की उम्मीद थी। यही ट्राइब राइस का असली सीड था। लेकिन अगर फार्मिंग करनी है तो प्रॉपर टूल्स भी चाहिए होंगे। तुमने तुरंत फैसला किया कि वापस जाने से पहले कॉपर और टिन और ज्यादा कलेक्ट करनी होगी, ताकि लौटकर असली मेटल फार्मिंग टूल्स बनाए जा सके। उधर तुम रोस्ट मीट खा रहे थे, लेकिन माउंटेन के दूसरी तरफ दाशू और उसका ट्राइब बेहद बुरी हालत में था। भागते समय वो लोग फायर सीड लाना भूल गए थे, इसीलिए पूरी ट्राइब ठंडी हवा में कांप रही थी और बस हार्ड ड्राइड मीट खाकर रात काट रही थी। अगली सुबह तुम ब्लू मालिन एनिमल्स का पूरा ग्रुप लेकर आगे बढ़ रहे थे। उधर दाशू अपने ट्राइब के साथ बेयर माउंटेन के नीचे वाइल्ड फ्रूट्स बांट रहा था। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। दाशू ने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा और शॉक होकर जम गया, क्योंकि एक यंग बॉय कई 4 लेगेड बीस्ट को साथ लेकर माउंटेन पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। उधर तुम भी रुक गए, आवाज की तरफ देखा और सरप्राइज होकर बोल पड़े, अरे ये तो ट्री ट्राइब है। इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? यहां तक कि उनके छोटे बच्चे भी साथ थे। सबके शरीर मड और डर्ट से भरे हुए थे और हालत बेहद मिजरेबल थी। कुछ देर बाद दाशू अपने लोगों को लेकर माउंटेन पर चढ़ाया। उसकी नजर जैसे ही तुम्हारे ब्लू मालिन एनिमल्स पर पड़ी, उसकी आंखों में वुरसिप भर गया। फिर उसने खाते खाते कांपती आवाज में पिछले कुछ दिनों की नाइटमेयर स्टोरी सुनाई। सब सुनकर तुमने ठंडी सांस ली। कैनिबल्स, और वो भी ऐसे लोग जो ट्री ट्राइब तक पहुंच चुके थे। इसका मतलब था कि तुम्हारा ट्राइब भी अब ज्यादा दूर नहीं था। तुम्हारे अंदर तुरंत डेंजर अलार्म बज उठा। तुमने उसी समय फैसला कर लिया, आज माइनिंग खत्म होगी और कल फुल स्पीड में ट्राइब लौटना होगा। फिर तुमने सामने बैठे टूटे हुए दाशू से पूछा, अब आगे क्या करने वाले हो? दाशू और उसके लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। विंटर आने वाला था, उनका होम जल चुका था और पीछे कैनिबल्स लगे थे। इतनी बड़ी दुनिया में भी अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। तुम्हें मौका मिल चुका था। तुमने तुरंत ऑलिव ब्रांच बढ़ाई, मेरे ट्राइब में शामिल हो जाओ, मेरे यहां फूड की कोई कमी नहीं है। यह सुनते ही दाशू की आंखें चमक उठी। उसे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा था, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ रहने पर न सिर्फ खाना मिलेगा, बल्कि कोई उन्हें दबा भी नहीं पाएगा। पूरे ट्री ट्राइब की नजरें अब दाशू पर थीं। बस उसके फाइनल डिसीजन का इंतजार हो रहा था। दाशू साफ तौर पर तैयार था, लेकिन लीडर होने के कारण उसने आखिरी सवाल पूछा, अगर हम ज्वाइन करें तो तुम्हारा चीफ मानेगा? ये सुनते ही तुम हंस पड़े, फिर सीना सीधा करके बोले, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चीफ मैं खुद हूं। यह सुनकर दाशू की आंखें फटी रह गईं। एक हाफ ग्रोन बॉय और वो भी चीफ। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि तुमने जो कुछ किया है वो कोई एडल्ट भी नहीं कर सकता। उसकी आखिरी डाउट भी खत्म हो गई। दाशू ने तुरंत ज्वाइन करने की हामी भर दी और उनका ट्रस्ट पूरी तरह जीतने के लिए तुमने अपना स्पीयर सीधे दाशू को दे दिया। स्टोन एक्स एक आदमी मूटोंग को दे दी और राइस हार्वेस्ट के समय बनाई वाइन शील्ड तुमने शू जोंग नाम के आदमी को दे दी। तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम उन्हें वेपन्स दे सकते हो तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा कोई इविल इंटेंशन नहीं है। और सच में वेपन्स हाथ में लेते ही उनके चेहरों पर स्माइल आ गई। उनका आखिरी फियर भी खत्म हो गया। फिर दाशू खुशी खुशी तुम्हारे सामने रैबिट्स ले आया। वो वही रैबिट्स थे जिन्हें तुम पहले पकड़ना चाहते थे। 30 से ज्यादा बड़े और छोटे रैबिट्स। उन्हें देखकर तुम एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाए। रैबिट की टेरिफाइंग ब्रीडिंग स्पीड को देखते हुए अब पूरे ट्राइब के फर क्लोथ्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। ब्रेकफास्ट के बाद दाशू को लगा कि अब सब तुरंत निकलेंगे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तुम फिर से माउंटेन पर स्टोन्स खोद रहे थे। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा, इन टूटे स्टोन्स का क्या करोगे? तुमने बिल्कुल काम होकर जवाब दिया, इनसे मैं और भी स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाऊंगा। फिर इतना फूड हंट करेंगे कि दिन में 3 बार खाने पर भी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर दाशू पूरी तरह शॉक रह गया। दिन में 3 बार खाना? उसके लिए तो यह गॉड्स की लाइफ थी। अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरा ग्रुप खुद ही एक्साइटमेंट में माइनिंग करने लगा, मानो सबको एनर्जी इंजेक्शन मिल गया हो। पीपल पावर सच में सबसे बड़ी ताकत होती है। दोपहर तक सारा ओआरए पूरी तरह कलेक्ट हो चुका था। इस बार तुमने काफी मात्रा में कॉपर ओर और टिन ओर कलेक्ट की, साथ ही रेड टर्माइट सॉइल और हाई स्पिरिट क्ले भी जमा की। ये पॉट मेकिंग और मोल्ड कास्टिंग के लिए जरूरी थे। सब कुछ पैक करने के बाद तुमने दर्जनों लोगों की टीम लेकर वापसी शुरू की। इस बार पूरा वाइब अलग था। कई दर्जन लोग एक साथ मार्च कर रहे थे। ब्लू मार्लिन एनिमल्स पर और ग्रास फीड और रैबिट्स लदे हुए थे। पूरा कारवां किसी मूविंग ट्रेजर वॉल्ट जैसा लग रहा था। और रास्ते भर तुम खाली भी नहीं बैठे। तुम दाशू और बाकी लोगों को नए वेपन्स इस्तेमाल करना सिखा रहे थे। रात होने तक चलते रहने के बाद सबने एक ओपन एरिया में कैंप लगाया और डिनर करके रेस्ट करने लगे। पहला आधा नाइट काफी पीसफुल था। बस कैंप फायर की क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रही थी। लेकिन आधी रात के बाद जमीन पर लेटे हुए तुम्हें अचानक वाइब्रेशन महसूस हुई, मानो कोई जायंट क्रीचर मूव कर रहा हो। तुम्हें तुरंत दाशू द्वारा बताए गए लॉन्ग नोज मॉन्स्टर्स याद आ गए। तुमने बिना डिले किए सबको जोर से जगा दिया और तुरंत सारी फायर्स बुझवा दी। अगले ही पल 2 जोरदार चीखें डार्कनेस को चीरती हुई गूंज उठी और नाइट के अंदर से 2 माउंटेन साइज ब्लैक शैडोज बाहर निकली। उनके पीछे दर्जनों सैवेजेस थे, जिनके हाथों में टॉर्चेस थी और गले में ह्यूमन बोन नेकलेसेस लटक रहे थे। उनका लीडर एलिफेंट पर बैठा हुआ था। उसने बस हाथ हिलाया और 40 से ज्यादा कैनिबल्स पागल कुत्तों की तरह तुम लोगों पर टूट पड़े। लेकिन लाइफ एंड डेथ मोमेंट में भी तुम्हारा प्रीवियस लाइफ कॉम्बैट इंस्टिंक्ट पूरी तरह काम था। तुमने तुरंत ऑर्डर दिया कि मूटोंग सारे सप्लाईज और ट्राइब मेंबर्स को लेकर तुरंत नॉर्थ डायरेक्शन में रिट्रीट करो। तुमने सिर्फ दाशू, मूटोंग और शू झुआंग को अपने साथ रियर गार्ड के लिए छोड़ा। 4 बनाम 40 ऊपर से देखने पर यह सुसाइड जैसा लग रहा था, लेकिन तुम पहले ही एनिमी की वीकनेस समझ चुके थे। उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन एलिफेंट राइडिंग की वजह से उनकी मूवमेंट बेहद स्लो और क्लमसी थी।
उनके हाथों के स्टोन एक्स और बोन स्पीयर्स ज्यादा से ज्यादा 50-60 मीटर तक ही फेंके जा सकते थे, जबकि तुम्हारे बो और एरोज 100 मीटर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट थे। बस डिस्टेंस एडवांटेज का सही इस्तेमाल करना था। तब ये बैटल नहीं रहती, ये हंट बन जाती। उधर दाशु सामने चार्जिंग एलिफेंट्स को देखकर कांप रहा था, उसके हाथ में पकड़ा स्पीयर तक हिल रहा था। लेकिन जब उसने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम बिल्कुल माउंटेन की तरह स्टेबल खड़े थे। दाशु ने दांत बींचे और खुद को जबरदस्ती काम किया। उधर तुम अपने मन में डेथ काउंटडाउन गिन रहे थे। 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, अब सूम। एरो बिजली की तरह निकला और सबसे आगे भागता एनिमी उसी समय गिर पड़ा। शार्प एरो उसके चेस्ट को आर पार कर चुका था। बाकी एनिमीज पूरी तरह स्टंड रह गए। वो बस अपने साथी की बैक से निकली हुई एरो टिप को ब्लैंक एक्सप्रेशन में घूर रहे थे। और उसी मोमेंट फिर 2 तेज आवाजें गूंजी, सूम सूम। 2 और लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। एलिफेंट राइडिंग कैप्टन को आखिरकार दूर खड़ा तुम दिखाई दे गए। वो गुस्से से दहाड़ा और तुरंत अपने लोगों को थ्रो अटैक का ऑर्डर दिया। तुमने एक झटके में शू को पकड़कर ट्री के पीछे खींच लिया। मुटोंग भी तुरंत स्मार्टनेस दिखाते हुए कवर में घुस गया, लेकिन स्ट्रॉन्गमैन शू जुआंग वहीं डटा रहा। उसने हाफ स्टेप लेकर अपना वाइन शील्ड सामने जमा दिया। अगले ही पल थक 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 स्टोन एक्स और बोन स्पीयर्स बारिश की तरह वाइन शील्ड पर बरसने लगे, लेकिन शू जुआंग को एक स्क्रैच तक नहीं आया। एनिमी अटैक खत्म होते ही मुटोंग और दाशु ने जमीन पर गिरे एनिमी वेपन्स उठा लिए और तुरंत उन्हें वापस थ्रो कर दिया। एनिमी की डेंस फॉर्मेशन उसी समय टूट गई। 2 लोग वहीं गिर पड़े। उनमें से एक तो सीधे बोन स्पीयर से जमीन में नेल हो गया, पूरी तरह डेड। तुमने तुरंत चिल्लाकर कहा, भागो, हिट एंड रन। यही तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी। तुम लोग तुरंत पीछे हट गए, डिस्टेंस बनाते रहे और लगातार एरो फायर करते रहे। ऐसे ही रन एंड शूट करते करते एनिमी की ओरिजिनल 40 मैन आर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई। आखिर में सिर्फ 7 घायल और हांफते हुए लोग बचे। उनकी हालत मिसरेबल थी। तभी तुम अचानक रुक गए। तुमने सेफ 80 मीटर डिस्टेंस पर खड़े होकर उनकी तरफ कोल्ड आइज से देखा। एनिमी लीडर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। ये लोग भाग क्यों नहीं रहे? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी। बाकी लोग भी एग्जॉस्टेड थे। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत फिर से चार्ज करने का ऑर्डर दिया। तुमने धीरे से सांस स्टेबल की और बो उठा लिया। जब वो लगभग 70 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचा, तुमने एरो छोड़ दिया। सूम। एरो सीधा उसकी राइट आई में जा घुसा। वो दर्द से चीखा और एलिफेंट की बैक से नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसकी मौत अभी बाकी थी, क्योंकि पीछे से दौड़ता जायंट एलिफेंट सीधे उसके ऊपर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर क्रश हो गया। उसकी प्रॉपर डेड बॉडी तक नहीं बची। उधर एलिफेंट को अचानक अजीब फीलिंग हुई, मानो उसने किसी सॉफ्ट चीज पर पैर रख दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी समय फ्रीज हो गया। उसका मास्टर मर चुका था। वो डर के मारे वहीं जम गया। बाकी चार्जिंग सोल्जर्स भी पूरी तरह शॉक में थे। उनका दिमाग ब्लैंक हो चुका था, लेकिन उनके पैर रुकना भूल गए थे। अब वो खुद चलकर तुम्हारे टारगेट बन चुके थे। तुम्हारी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट चमकी और तुमने तुरंत काउंटर अटैक का ऑर्डर दिया। अगले ही पल 3 स्पीयर्स और एक शार्प एरो हवा चीरते हुए निकले। एनिमी का एक आदमी इतना घबरा गया कि उसने एलिफेंट से जंप मार दिया, क्योंकि उसे लगा माउंट टर्न करने में देर हो जाएगी। लेकिन तुम पहले ही उसका लैंडिंग स्पॉट प्रेडिक्ट कर चुके थे। सूम एरो सीधा उसके चेस्ट को आर पार कर गया। वो अभी हवा में ही था। जमीन पर गिरने के बाद 2 बार तड़पा और तुरंत मर गया। उधर उसी समय दाशु, मुटोंग और शुजोंग तीनों पहाड़ से उतरते टाइगर्स की तरह तुम्हारे पीछे से चार्ज कर गए। तीनों ने पूरी ताकत से स्टोन एक्सिस फेंकी। हवा चीख उठी और आखिर 2 एनिमीज भी उसी समय ढेर हो गए। तभी इस हार्ट पाउंडिंग जंगल गेरिला बैटल का आखिरकार अंत हो गया। दशु और बाकी तीनों लोग जमीन पर बिखरी लाशों को देखते रह गए। उन्होंने खुद को जोर से चुटकी काटी। 4 लोगों ने 40 फुली आर्म्ड वॉरियर्स को हरा दिया था। ऐसी बैटल स्टोरी पर कौन यकीन करेगा? अब बैटलफील्ड में सिर्फ 2 अनकंट्रोल्ड यंगकोंग एलिफेंट्स बचे थे, जो वहीं खड़े ब्लैंक एक्सप्रेशन में इधर उधर देख रहे थे। लेकिन तुम विक्ट्री में बहके नहीं। तुमने तुरंत ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। शू जुआंग यही गार्ड करेगा। मुटोंग जाकर बाकी ट्राइब को वापस बुलाएगा। दाशु मेरे साथ आएगा फिनिश किल के लिए। तीनों ने तुरंत हामी भरी और अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए। तुमने पहले अपनी प्रेशियस जेड सोर्ड वापस उठाई, फिर बैटलफील्ड में बिखरे अच्छे बोन स्पीयर्स और स्टोन एक्सेस कलेक्ट करने लगे। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई। वो दोनों कॉन्ग एलिफेंट्स तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगे, मानो अब उन्होंने तुम्हें अपना मालिक मान लिया हो। कभी कभी तो वो अपनी वेट लॉन्ग ट्रंक से तुम्हारी बैक को हल्के से धक्का भी देते। तुमने तुरंत उनकी ट्रंक हटाई और इरिटेटेड होकर बोले, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें फीड नहीं कर सकता। मजाक थोड़ी है। ये कॉन्ग एलिफेंट्स थे। एडल्ट होने के बाद इनका वेट 15 टन तक पहुंचता था और सिर्फ ग्रास खाकर ही किसी ट्राइब को गरीब बना सकते थे। तभी दाशु ने अचानक ब्राउ सिकोड़ते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है। यहां सिर्फ 36 बॉडीज हैं, बाकी 4 कहां गए? ये सुनते ही तुम्हारा दिल धक से रह गया। एक बैड फीलिंग तुरंत अंदर उठी। लेकिन ये डार्क प्रिमिटिव फॉरेस्ट था। ऐसी जगह 4 बचे हुए एनिमीज ढूंढना समंदर में सुई खोजने जैसा था। इसीलिए फिलहाल उसे छोड़ना पड़ा। अब ट्राइब के हर एडल्ट के पास सेल्फ डिफेंस वेपन था। ब्लू मार्लिन एनिमल्स और रैबिट्स अपना ग्रास फीड खा रहे थे। लेकिन तभी वो दोनों जायंट कैंग एलिफेंट्स फिर खाने के लिए पास आ गए। जो ग्रास 2 और मील्स तक चल सकती थी, उसे उन दोनों ने कुछ ही सेकंड्स में साफ कर दिया। तुम्हारा स्कैल्प सुन्न पड़ गया। तुमने गुस्से में पंच उठाया ही था कि उनमें से एक कॉन्ग एलिफेंट ने बड़ी इनोसेंट आईज से तुम्हें देखा। उसकी आंखों में आंसू तक भर आए। दूसरे ने तो अपनी ट्रंक में थोड़ी ग्रास पकड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ा दी, मानो कह रहा हो, थोड़ा तुम भी खा लो, बस हमें मत भगाओ। तुम उन दोनों ड्रामा किंग्स को देखकर रोने जैसी स्माइल देने लगे। फिर मजबूरी में वो ग्रास वापस उसके मुंह में ठूंस दी और दर्द भरे दिल से 2 बंडल्स ग्रास उनके लिए छोड़ दी। जब दोनों खाने में बिजी हुए, तुमने तुरंत सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। काफी दूर निकलने के बाद तुमने पीछे मुड़कर देखा। दोनों अभी भी ग्रास खाने में लगे थे। तब जाकर तुमने राहत की सांस ली। फाइनली पीछा छूटा, क्योंकि ट्री ट्राइब के लोग हमेशा डार्क फॉरेस्ट में रहते।
उन्होंने कभी खुले आसमान के नीचे की दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए रास्ते भर वो एक्साइटेड थे। चलते समय कई ग्राउंड बर्ड्स डरकर उड़ती और तुम बिना रुके एरो मारकर उन्हें हंट कर लेते। शाम तक आते आते तुम्हारी हंट भी काफी अच्छी हो चुकी थी। उधर हान ट्राइब में छोटा क्यूबिंग अपनी माँ के साथ काम खत्म कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि चीफ उसी तरफ गया है। तुम्हारे जाने के बाद से वो बच्चा रोज रिवर पर फिश पकड़ने आता था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें सबसे पहले देख सके। तभी दूर फॉरेस्ट में कुछ शैडोज हिलती दिखाई दी। शार्प आइज वाले छोटे क्यूबिंग ने तुरंत तुम्हें पहचान लिया। वो एक्साइटमेंट में उछल पड़ा, माँ चीफ वापस आ गए। उसकी इनोसेंट आवाज सुनकर तुमने भी दूर से हाथ हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसी इमोशनल मोमेंट में अचानक रिवर के दूसरी तरफ से दो जोरदार एलिफेंट रोर्स गूंज उठी। सब लोग डरकर उस तरफ देखने लगे और यह आवाज सुनते ही तुम्हारे अंदर जैसे 10,000 अल्पाकास दौड़ गए। इतनी दूर आने के बाद भी वो दोनों पीछा नहीं छोड़ पाए थे। तुम मन ही मन लगातार बोल रहे थे, मत आना मत आना, लेकिन जैसा हमेशा होता है, जिस चीज से डरते हो वही हो जाती है। अगले ही पल धड़ाम धड़ाम दोनों कॉन्ग एलिफेंट्स सीधे रिवर में कूद गए और आधे मिनट के अंदर बिल्कुल स्टाइल मारते हुए तुम्हारे सामने खड़े थे। इतना ही नहीं, आते ही दोनों ने अपनी ट्रंक में भरा पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दिया। 1 सेकंड में तुम भीगा हुआ माउस बन चुके थे। उनका मतलब बिल्कुल साफ था, हमें छोड़कर क्यों भागे। तुमने फेस से पानी पहुंचा और हेल्पलेस होकर बोले, ठीक है, अगर मेरे ट्राइब का खाना खाना है तो काम भी करना पड़ेगा, मैं फ्री में नहीं पालूंगा। ये सुनते ही दोनों कॉन्ग एलिफेंट्स ने अपनी ट्रंक से तुम्हारे सिर को हल्के से टैप किया। पता नहीं समझ गए थे या सिर्फ क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फिशिंग टीम की महिलाएं दोनों जायंट बीस्ट्स को देखकर डर गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मॉन्स्टर्स तुम्हारे सामने पप्पीज की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उनका फियर तुरंत वर्शिप में बदल गया। उनकी नजरों में तुम अब इंसान नहीं, भगवान जैसे लीडर बन चुके थे। छोटा क्यूबिंग तुरंत दौड़कर आया और तुम्हारी लेग पकड़कर लटक गया। तुमने हंसते हुए उसे उठाया और कॉन्ग एलिफेंट की बैक पर बैठा दिया। अब छोटा क्यूबिंग पूरे रास्ते हीरो की तरह राइड करता रहा। वापसी के रास्ते पर दोनों ट्राइब्स के बीच अजीब सा एटमॉस्फेयर था। हान ट्राइब और ट्री ट्राइब के लोग लगातार एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फिशिंग टीम की नजरें सबसे ज्यादा उन 18 ब्लू माल इन एनिमल्स पर थीं। उनके चेहरों की जेलसी छुप ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अब वो खुद भी इसी ट्राइब का हिस्सा है, उनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर होने लगी। जब पूरा ग्रुप हान ट्राइब पहुंचा तो वहां के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीफ चीफ। ये देखकर ट्री ट्राइब पूरी तरह स्टंट रह गया, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। जब उन्होंने सामने का सीन देखा तो उनकी जॉ सच में जमीन पर गिरने वाली थी, क्योंकि पूरे कैंप में हर तरफ ब्यूटीफुल पॉटरी बिखरी पड़ी थी और केव एंट्रेंस के पास रखे थे अनगिनत मछलियां पड़ी थी, और साथ ही एक 1,500 किलो से भी ज्यादा भारी वांछी पिग पड़ा था, जिसके पूरे शरीर में दर्जनों आर पार छेद बने हुए थे। तुमने संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता है पीछे रुकी हंटिंग टीम अब स्पीयर इस्तेमाल करना अच्छे से सीख चुकी थी। उधर दाशु इस पूरे फूड स्टोरेज को देखकर पूरी तरह शॉक था। अब उसे आखिरकार यकीन हो गया था कि इस ट्राइब में शामिल होने के बाद उसे जिंदगी में फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बगल में छोटे बच्चे घास के एक बड़े ढेर के ऊपर खड़े होकर नए आए 4 लेग बीस्ट्स को घूर रहे थे। ये वही घास थी जिसे उन्होंने पिछले कई दिनों से मेहनत करके इकट्ठा किया था। घास के उस पहाड़ को देखकर लग रहा था कि वो ब्लू मालिन और दोनों कांगशांग को पूरा विंटर खिला सकती है। तभी तुमने सबके सामने घोषणा की कि ये दोनों जायंट बीस्ट्स तुम्हारे खुद के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं और अब से ये ट्राइब के लिए काम करेंगे। उसी समय क्वेजी लंगड़ाते हुए तुम्हारे पास आया। उसके चेहरे पर प्राइड साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने बच्चों के लिए बस एक नया टूल बनाया था। तुमने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया, वो एक वुडन सिंपल रेक था। तुम हैरान रह गए, ये आदमी तो प्रिमिटिव इन्वेंटर बनने की पोटेंशियल रखता था। तुमने बिना कंजूसी किए उसकी तारीफ की, फिर तुरंत ऑर्डर दिया कि कल से ब्रिक बर्निंग बंद होगी और पूरा फोकस पॉटरी प्रोडक्शन पर रहेगा। इतना सुनते ही बगल में खड़े एल्डर जल्दी से बोल पड़े, वेस्ट वाले जीडिंग ट्राइब फिर से पॉटरी ट्रेड करने आए थे और इस बार उन्होंने काफी मात्रा में सॉल्टेड फूड के बदले पॉटरी एक्सचेंज की थी। इतना सॉल्ट मिल गया था कि ट्राइब काफी समय तक आराम से खा सकता था। इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद तुमने तुरंत सारे एनिमल्स की अरेंजमेंट शुरू कर दी। 3 प्रेग्नेंट फीमेल रैबिट्स को वीआईपी डिलीवरी रूम में भेजा गया। बाकी दर्जनों मेलन साइज्ड रैबिट्स अगले स्प्रिंग तक फुल प्रोडक्शन मशीन्स बनने वाले थे। दोनों कॉन्गशांग फिर से ग्रास माउंटेन के पास जाकर बैठ गए और किसी भी हाल में हटने को तैयार नहीं थे। उधर ब्लू मालिन एनिमल्स को पेड़ों से बांध दिया गया। सारी व्यवस्था पूरी होते ही रात उतर आई और ट्राइब में ग्रैंड वेलकम फीस्ट शुरू हो गई। सबसे पहले नए ट्राइब मेंबर्स का हेयर टाइंग सेरेमनी हुआ। अब सब लोग पहले वाले वाइल्ड सैवेज लुक से काफी बेहतर लग रहे थे। आज जायंट पिग हंट हुई थी, इसीलिए रात के खाने में पिग ब्लड सूप तो बननी ही थी। उसमें ढेर सारी वाइल्ड वेजिटेबल्स डाली गई और कई बड़े पॉट्स भरकर स्ट्यू तैयार हुआ। साथ ही दर्जनों ऑनियल ड्रिपिंग ग्रिल्ड फिश भी रोस्ट की गई। हर इंसान को एक स्वीट्स और वाइल्ड फ्रूट भी मिला। इस रॉयल डिनर ने सभी लोगों के बीच की दूरी पल भर में खत्म कर दी। सब लोग ऑनियल से भरे मुंह लेकर हंसते बोलते खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो हमेशा से एक ही फैमिली रहे हों। डिनर के बाद तुमने ओल्ड पीपल को न्यू मेंबर्स को फर बूट सिलना सिखाने भेज दिया और खुद एक जली हुई चारकोल स्टिक उठाकर केव वॉल पर ड्राइंग करने लगे। जैसे जैसे चारकोल चलती गई वैसे वैसे रॉक वॉल पर एक टेरेन मैप उभरने लगा। उसमें केव थी, रिवर थी और पूरा फॉरेस्ट एरिया भी था। फिर तुम्हारी नजर केव के सामने फैली उस विशाल खाली जमीन पर जाकर टिक गई। यह जमीन पूरे 3600 म्यू एरिया में फैली हुई थी। अगर इस पूरी जगह पर राइस प्लांटेशन हो जाए तो ट्राइब कई पीढ़ियों तक खाना खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी रियलिटी ने तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि ये ड्राई लैंड थी। इसे राइस पैडी में बदलना लिटरल हेल लेवल प्रोजेक्ट था। फिर आया हाउसिंग प्रॉब्लम। नए मेंबर्स और न्यूबॉर्न बेबीज को मिलाकर हान ट्राइब की पॉपुलेशन अब बढ़कर 97 हो चुकी थी। तुमने उस तंग केव को देखा और चिंता में भौहें सिकोड़ ली। अब ये केव जल्द ही सबको रखने लायक नहीं बचेगी, इसलिए भविष्य में इसी जगह पर
एक मॉडर्न प्रिमिटिव सिटी बनानी होगी जिसमें रेजिडेंशियल एरिया होगा, स्मेल्टिंग फैक्ट्री होगी, वेपन फैक्ट्री होगी, यहां तक कि मोट भी बनाई जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट एक पागलपन भरा मेगा कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट था। सबसे पहले सेंट्रल एरिया में एक जायंट स्क्वायर सिटी बनाई जाएगी जो कम से कम 5,000 लोगों को रख सके। आउटर एरिया में मॉड खोदी जाएगी और निकली हुई मिट्टी से सिटी वॉल्स बनाई जाएंगी ताकि वाइल्ड बीस्ट और एनिमीज दोनों से प्रोटेक्शन मिल सके। फिर एक प्रिसाइज वाटर सिस्टम बनाया जाएगा जिससे ईस्ट वाली 8 से 9 मीटर वाइड रिवर को सिटी के अंदर लाया जाएगा। रिवर चैनल को नैरो करके वाटर फ्लो स्पीड 2 गुनी की जाएगी। अगले स्प्रिंग फार्मिंग सीजन तक सब तैयार करने के लिए तुमने डिटेल्ड प्लान बना डाला। फेज 1 रिवर और मोट के बीच वाटर चैनल खोदना, निकली हुई मिट्टी से ब्रिक्स बनाना ताकि फ्यूचर सिटी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। फेज 2 पूरी मोट तैयार करना। फेज 3 4 मीटर वाइड बेस और 5 मीटर हाई ट्रेपेजॉइड वॉल खड़ी करना जो इस एरा की सबसे मजबूत फोर्ट्रेस होगी। फेज 4 रिटर्न रिवर को कनेक्ट करके पूरा वाटर लूप कंप्लीट करना। पूरा प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर खत्म करना जरूरी था वरना पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये छोटा केव जल्द ही फटने वाला था। अगली सुबह सभी ट्राइब मेंबर्स बाहर निकलते ही तुमने काम बांटना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे काम थे। फूड गैदरिंग पूरी तरह बंद कर दी गई। ये सुनते ही ट्राइब मेंबर्स शॉक्ड रह गए। ऑटम में फूड स्टोर नहीं करेंगे तो विंटर में क्या हवा खाएंगे? तुमने सामने लगे फूड माउंटेन्स की तरफ इशारा किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि मौजूदा फूड अगले स्प्रिंग तक खत्म नहीं होगा। अगर इसी तरह फिशिंग जारी रही तो रिवर की फिश पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। नेचर को भी रिकवरी टाइम देना जरूरी है। नए मेंबर्स अभी पोट्री स्किल में प्रॉपर नहीं थे, इसीलिए क्यूजी को फिर से पोट्री बर्निंग पर लगाया गया। बच्चों को ग्रास बंडल्स बांधने का काम मिला। डाजुई और मंकी ब्रदर्स को ट्री सैपलिंग्स काटकर स्पीयर्स बनाने भेजा गया। उधर महिलाएं 2 टीम्स में बंट गईं। एक टीम सोड हेम कलेक्ट करने गई, दूसरी टीम व्हाइट वैक्स ट्री बार्क उतारने निकल गई क्योंकि व्हाइट वैक्स इंसेक्ट्स का सिक्रीशन ब्रॉन्ज कास्टिंग मोल्ड्स बनाने का सबसे जरूरी मटेरियल था। बाकी सारे स्ट्रॉन्गमैन को ट्री कटिंग और चारकोल बर्निंग पर भेज दिया गया। साथ ही उन्हें स्टोरेज शेड भी बनाना था। ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जिम्मेदारी 6 ब्लू मालिन और दोनों जायंट कॉन्ग शांग को दे दी गई। सभी असाइनमेंट्स खत्म करते ही तुमने प्रिमिटिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू कर दी। हाई स्पीड क्ले और व्हाइट एंड सॉइल से हीट रेसिस्टेंट क्रूसिबल्स बनाए गए। क्ले से स्क्वायर मोल्ड्स तैयार किए गए ताकि भविष्य में ढले हुए कॉपर और टिन प्लेट्स चॉकलेट बार्स की तरह परफेक्ट शेप में निकले। उसके तुरंत बाद 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाले 4 साइलेंड्रिकल क्ले फर्नेस खड़े कर दिए गए। साथ में पाइथन स्किन से बना तुम्हारा स्पेशल एंशिएंट एयर ब्लोअर लगाया गया। ये दुनिया का पहला प्रिमिटिव स्मेल्टिंग सिस्टम था। क्वेजी बगल में खड़ा ये सब देखकर पूरी तरह स्टंट था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि उसका चीफ फिर कोई अर्थ शेटरिंग इन्वेंशन करने वाला है। अब सब कुछ तैयार था, बस फर्नेस जलने बाकी थे और कल ऑफिशियल कॉपर स्मेलिंग शुरू होने वाली थी। फिर उसे एंशिएंट नाइफ से अलग अलग टूल शेप्स में काटा गया। उसके बाद तुमने उन चिली ब्लॉक्स को क्ले से पूरी तरह कवर कर दिया और उन्हें कसकर सील करके शेप देना शुरू किया। हालांकि यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इससे बेहद एक्यूरेट हॉलो मोल्ड्स बन सकते थे। सबसे बड़ी बात, चिली मटेरियल बाद में फिर रिसाइकल भी हो सकता था, यानी पूरा सिस्टम एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप था। अगली सुबह ब्लू मालाइन एनिमल्स को फिर से हार्ड लेबर के लिए ले जाया गया। तुम्हारी लगातार ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग के बाद अब ट्राइब के लोग आखिरकार समझने लगे थे कि वाइल्ड बीस्ट्स सिर्फ फूड नहीं होते बल्कि टॉप टियर लेबर फोर्स भी बन सकते हैं। दजुई और बाकी 4 लोग आज रुक गए थे क्योंकि आज उनका मिशन था तुम्हारे एंशिएंट ब्लोअर को ऑपरेट करना। उधर क्यूजी की कल वाली पोट्री फायरिंग भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए आज वो खास तौर पर तुम्हारा असिस्टेंट बना हुआ था। क्यूजी काफी स्मार्ट था, इसीलिए तुमने फैसला किया कि उसे कॉपर स्मेलिंग टेक्निक सिखाई जाएगी। तुम चारों फर्नेस के सामने जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले तुमने एक साथ 2 फर्नेसेस जलाए। दमाओ और एरमाओ एंशिएंट ब्लोअर दबाने लगे। उधर दाजुई और मंकी लगातार चारकोल और क्रश्ड कॉपर ओर डाल रहे थे। एंशिएंट ब्लोअर के प्रेशर की वजह से फ्लेम्स सीधे फर्नेस माउथ से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर बाद फर्नेस के अंदर मौजूद और धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। मोल्टन कॉपर नीचे फ्लो होकर इकट्ठा होने लगा और आखिरकार स्लैग मिक्सड कॉपर लंप बन गया। साथ ही दूसरी तरफ टिन और स्मेलिंग भी शुरू हो चुकी थी और वो प्रोसेस तो और भी फास्ट था। एक्सट्रीम हीट के नीचे कुछ ही मिनट्स में टिन पूरी तरह मेल्ट हो गई। तुमने एक ट्री ब्रांच उठाई और फर्नेस बॉटम की ऐश को हटाकर 2 इम्प्योर मेटल लंप्स बाहर निकाले। उनमें अभी भी काफी इंप्योरिटीज थी, लेकिन फिर भी ये इस प्रिमिटिव ईरा का फर्स्ट मेटल था। उसके बाद तुमने वही प्रोसेस बार बार रिपीट किया। लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार काफी सारे रफ मेटल लंप्स जमा हो गए। अब तुमने बाकी 2 फर्नेसेस भी जला दिए। जब टेम्परेचर पर्याप्त बढ़ गया तो क्रूड कॉपर और इंप्योर टिन को अलग अलग क्रूसिबल्स में डाल दिया गया। धीरे धीरे कॉपर और टिन दोनों पूरी तरह लिक्विड मेटल में बदल गए। फिर तुमने क्ले स्पून उठाई और ऊपर तैर रही सारी इंप्योरिटीज केयरफुली हटानी शुरू की। इसके बाद तुमने पहले से तैयार सिरेमिक रॉड का इस्तेमाल करके प्योर मोल्टन कॉपर को बाहर निकाला और उसे ग्रिड शेप्ड क्ले मोल्ड में डाल दिया ताकि वो ठंडा होकर प्रॉपर शेप ले सके। टिन लिक्विड के साथ भी बिल्कुल यही प्रोसेस किया गया। उधर क्यूजी और बाकी 4 बच्चे वाइड आइजेस के साथ पूरे सीन को देख रहे थे। उनके सामने लिक्विड मेटल धीरे धीरे सॉलिड बन रहा था क्योंकि उन्हें इस साइंस का कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए उनके लिए ये पूरी तरह मैजिक जैसा था। सब लोग ब्रेथ होल्ड करके वेट करते रहे जब तक कॉपर प्लेट्स और टिन प्लेट्स इतने ठंडे नहीं हो गए कि हाथ से पकड़े जा सके। और फिर तुमने एक्साइटमेंट से भरे हाथों से सारे मेटल प्लेट्स मोल्ड से बाहर निकाल दिए। तभी दोपहर की तेज धूप आसमान में चमक रही थी। जमीन पर रखी मेटल प्लेट्स सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके चकाचौंध पैदा कर रही थी। पूरा ट्राइब ये दृश्य देखकर शॉक्ड रह गया। सबके मुंह इतने खुले थे कि उनमें आसानी से एक मुट्ठी समा सकती थी।
यहां तक कि खेल रहा छोटा क्विंग भी भागता हुआ आ गया। वो कभी इस मेटल प्लेट को छूता तो कभी दूसरे को उठाकर देखता। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट के छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। तुमने उसके सिर को हल्के से सहलाया और कहा, याद रखना, इसे कॉपर कहते हैं और इसे टिन। इसके बाद तुमने कॉपर और टिन को सही रेशियो में मिलाया, फिर दोबारा फर्नेस में मेल्ट करके उन्हें बराबर तरीके से मिक्स किया। कुछ ही देर में उबलता हुआ मोल्टन एलॉय तैयार हो गया। तुमने बिना हिचकिचाए उस रेड हॉट लिक्विड मेटल को प्रिसीजन मोल्ड में डाल दिया। सफेद धुएं का एक बड़ा गुब्बार आसमान में उठ गया। थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर नीचे आया तो तुमने एक बड़ा पत्थर उठाया और क्ले मोल्ड पर पूरी ताकत से दे मारा। क्रैक! मिट्टी टूटकर बिखर गई और उसके अंदर से हल्की गोल्डन शाइन छोड़ती हुई एक जायंट एक्स बाहर दिखाई दी। उसका साइज फायर फाइटर एक्स से भी बड़ा था और उसकी धार से ठंडी किलिंग ऑरा निकल रही थी। इसके बाद तुमने दूसरे टूल्स भी निकाले, सॉ ब्लेड, कार्विंग नाइफ, चिजल, हैंड ड्रिल और 4 एज्ड स्पीयर हेड्स। शाम तक हंटिंग टीम भी वापस लौट आई, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शाइनिंग ब्रॉन्ज एक्स को वुडन हैंडल पर फिट किया गया था, जो बेहद डोमिनेटिंग लग रही थी। पहले लकड़ी काटने के लिए घंटों हाथ से घिसाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिंगल पर्सन और डबल पर्सन सॉ जा चुकी थी, जो किसी कटिंग मशीन से कम नहीं थी। दाशु और बाकी लोग इन टूल्स को ऐसे घूर रहे थे मानो उनकी आंखें उन्हीं पर चिपक गई हों। तभी तुम मुस्कुराए और बोले, अभी असली चीज देखो। इसके बाद तुमने व्हाइट शाफ्ट और गोल्डन स्पीयर हेड वाला लंबा स्पीयर उठाया। उसका 4 साइडेड स्पीयर टिप मौत जैसी ठंडी चमक छोड़ रहा था। शोया और डूअर के मुंह से तो लार टपकने वाली थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या ये सच में स्पीयर है? ये तो किसी डिवाइन वेपन जैसा लग रहा है। चीफ, ये आखिर बनाया कैसे? पूरे ट्राइब के लोग तुरंत तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में पागलों जैसी एक्साइटमेंट थी। तुमने एक ब्रास ओर स्टोन उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, ये सब इसी पत्थर से बना है, लेकिन अफसोस अभी हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है। ये सुनते ही युएनशू ट्राइब के लोग पूरी तरह हिल गए, क्योंकि ऐसे पत्थर उन्होंने पहले भी कई बार देखे थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इन बेकार दिखने वाले स्टोन्स से इतने डेंजरस वेपन्स बन सकते हैं। तभी मूटोंग अचानक चिल्लाया, अगर खत्म हो गया है तो हम खुद जाकर खोद लाएंगे, मुझे पता है ये कहां मिलता है। तुमने सबको शांत किया और आंखों में चमक लेकर बोले, घबराओ मत, इस तरह खोदने से एफिशिएंसी बहुत लो रहती है। बस इस विंटर को निकलने दो, फिर मैं तुम सबके हाथ में गोल्डन बैटल स्पीयर्स दूंगा। उसके बाद तुमने ब्रॉन्ज सॉ से एक मोटी ट्री ब्रांच काट कर दिखाई। कलाई जितनी मोटी लकड़ी सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में कट गई। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब तुमने वो 1 मीटर लंबी जायंट एक्स उठाई तो पूरा ट्राइब जड़ होकर उसे देखने लगा। अगर कोई डाली जैसा स्ट्रॉन्ग मैन इसे पूरे फोर्स से घुमाए तो इंसानी टांग जितना मोटा ट्री भी कुछ बार में जमीन पर गिर जाएगा। जब तुमने देखा कि ट्राइब के लोग धीरे धीरे इन नए टूल्स को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, तो तुमने संतुष्टि से सबको डिनर और रेस्ट का ऑर्डर दिया। रात को क्यूजी ट्राइब मेंबर्स को एक्साइटेड होकर ब्रॉन्ज स्मेलिंग की कहानी सुना रहा था। उधर तुम मेजरमेंट यूनिट्स तय करने में लगे हुए थे, क्योंकि तुम जानते थे कि जब तक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स नहीं बनती तब तक सिविलाइजेशन की असली शुरुआत नहीं मानी जाती। उसी समय महिलाएं स्वॉर्ड हेम प्रोब्स बना रही थीं, बच्चे रैबिट पेन्स के पास बैठकर रैबिट्स देख रहे थे, और तभी 3 प्रेग्नेंट फीमेल रैबिट्स ने एक साथ 6-7 बेबीज को जन्म दे दिया। पूरे रैबिट पॉपुलेशन की संख्या पल भर में डबल हो गई। क्वेजी अब लंबे समय से पॉटरी बनाने का अनुभव हासिल कर चुका था, इसीलिए अब वो तुम्हारे लिए वैक्स मोल्ड्स कार्विंग का काम भी संभाल सकता था। तुम्हारे दिमाग में लगातार फ्यूचर फार्मिंग प्लान्स चल रहे थे, बड़े प्लॉट्स का अंशांक खींचेंगे और छोटे वाले ब्लू मालिन। तुम अभी से फ्यूचर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे थे। अगली सुबह पूरा ट्राइब एक्टिविटी से गूंज रहा था। महिलाएं जमीन साफ कर रही थीं, पुरुष लगातार फर्नेसेस चला रहे थे, कॉपर प्लेट्स और टिन प्लेट्स लगातार कास्ट की जा रही थी। इसके बाद एनिमल शेल्टर्स बनाना शुरू हुआ। तुमने ट्राइब मेंबर्स के साथ मिलकर 4 मीटर ऊंचे वुडन पिलर्स गाड़े, फिर बीच की जगह में हॉरिजॉन्टल लॉग्स बांधकर उन्हें मजबूत किया गया और आखिर में सब पर मिट्टी चढ़ा दी गई। कुछ ही समय में बेबी कांगशांग के लिए 4 मीटर ऊंचा लग्जरी स्टेबल तैयार हो गया। बाहर जमा ग्रास माउंटेन को भी साफ सुथरे बंडल्स में बांधा गया। जब हान ट्राइब बेटर लाइफ की तरफ फुल स्पीड से बढ़ रही थी, उसी समय डेंजर चुपचाप करीब आ चुका था। पास का सीडिंग ट्राइब, क्योंकि उनका वाटर सोर्स सूखने वाला था, अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। पिछली ट्रेडिंग से उनका ग्रीड शांत नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने सीधे लूट करने का फैसला कर लिया। उनकी नजर में हान ट्राइब में मुश्किल से 10 एडल्ट मैन थे, जबकि उनके पास पूरे 15 एडल्ट वॉरियर्स थे और सबके हाथों में सेल्फ मेड स्टोन स्पीयर्स थी। इस एडवांटेज ने शीडिंग को पूरी तरह कॉन्फिडेंट बना दिया था। उसे लग रहा था कि यह लड़ाई वो आसानी से जीत जाएगा। इसलिए सीडिंग अपने सारे एडल्ट मैन को लेकर अग्रेसिव अंदाज में हान ट्राइब की टेरिटरी की तरफ बढ़ पड़ा। उसका प्लान साफ था, पहले हान ट्राइब की हंटिंग टीम को खत्म करना, फिर सेटलमेंट में घुसकर सारी पॉटरी और फूड लूट लेना। उसी समय दाशु और शुया की अगुवाई वाली लॉगिंग टीम माउंटेन रिज के पास के सीडर फॉरेस्ट में काम कर रही थी। 3 ब्रॉन्ज एक्सिस और 2 लॉन्ग सॉस उनकी एफिशिएंसी को पागलपन की हद तक बढ़ा चुकी थी। अब वो सिर्फ आधे घंटे में 3 बड़े ट्रीज गिरा सकते थे। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा मूतोंग पास में ब्लू मालिन को चराने में लगा था। तभी उसने अचानक सिर उठाया और सामने वाले पहाड़ से उतरते हुए स्पीयर पकड़े अननोन मैन की भीड़ देख ली। मूटोंग ने तुरंत वार्निंग ट्राई निकाली और ब्लू मालिन को लेकर पूरी स्पीड से भाग पड़ा। अलार्म सुनते ही दाशु और बाकी लोग तुरंत टूल्स फेंककर वेपन्स उठा चुके थे। जीडिंग ट्राइब पीछे से पूरी स्पीड में उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे माउंटेन रिज तक पहुंचे, हवा चीरती हुई कई आवाजें गूंजी, स्विश स्विश। पीछे चल रही 2 ब्लू मालिन तुरंत स्पीयर्स लगने से गिर पड़ी। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन आगे भाग रहे लोग रुक नहीं सकते थे। वे घायल एनिमल्स को घसीटते हुए पूरी स्पीड से ग्रास माउंटेन की तरफ भागते रहे।
ये दृश्य देखते ही हान ट्राइब के पुरुषों का खून खौल उठा। किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबने एक साथ अपनी कमर से स्टोन एक्सेस निकाली और पूरी ताकत से दुश्मनों की तरफ फेंक दी। जैसे ही स्टोन एक्सेस हवा में घूमती हुई निकली, वैसे ही हान ट्राइब की ये काउंटर अटैक फास्ट, प्रिसाइज और ब्रूटल साबित हुई। थक 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 लगातार कई भारी आवाजें गूंजी और सामने वाले दुश्मनों में से 3 लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनमें से 2 के सिर सीधे फट गए थे। कुछ ही सेकंड पहले जो 15 मैन स्क्वाड पूरे घमंड में आगे बढ़ रही थी, अब उसमें मुश्किल से 10 लोग ही खड़े बचे थे। शेरडीन की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए दूसरा स्पीयर थ्रो करने का आदेश दिया। लेकिन ये प्रिमिटिव वॉरियर्स कोई टैक्टिकल बैटल नहीं जानते थे। दाशु और बाकी लोग फुर्ती से ट्री ट्रंक्स के पीछे छिप गए। दुश्मनों के क्रूड स्पीयर्स बस बेकार तरीके से मिट्टी में ढंस कर रह गए और जैसे ही एनिमी अटैक मिस हुई, डुअर और बाकी लोग गोस्ट्स की तरह पेड़ों के पीछे से बाहर निकले। लेकिन इस बार उनके हाथों में स्टोन एक्सेस नहीं थी, बल्कि 9 व्हाइट शाफ्ट स्पीयर्स एक साथ चमक उठी। स्विश स्विश स्विश। कुछ ही सेकंड में 4 और दुश्मन जमीन पर ढेर हो गए। यह दृश्य देखकर एनिमी टीम की मेंटल डिफेंस पूरी तरह टूट गई। बाकी बचे लोग डर से पेड़ों के पीछे दुबक गए। कोई सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर डुअर और बाकी वॉरियर स्पीयर्स कसकर पकड़े तैयार खड़े थे। लेकिन सामने वाली तरफ मौत जैसी खामोशी छा चुकी थी, क्योंकि उसी समय जेडिंग अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हान ट्राइब की पॉपुलेशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली और उनके वेपन्स तो किसी नाइटमेयर जैसे थे। उसकी अपनी टीम में अब सिर्फ 8 घायल सर्वाइवर्स बचे थे, जिनमें से 2 तो लड़ने लायक भी नहीं थे। अगर लड़ाई जारी रही तो पूरा स्क्वाड खत्म हो जाएगा। इसीलिए जीडिंग ने तुरंत फैसला लिया और बाकी बचे लोगों को लेकर पूरी स्पीड से केव की तरफ भाग निकला। उधर उसी समय छोटा क्विंग तुम्हारा हाथ पकड़कर दोनों कांग शांग के पास ले गया। वो चाहता था कि तुम इन दोनों जायंट बीस्ट्स के नाम रखो। तुमने बड़े वाले का नाम रखा ग्रे माउंटेन और छोटे वाले का नाम मीट बन। तुम अभी कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक ग्रे माउंटेन ने वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखकर जोर से चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज सुनकर छोटा क्विंग डरकर उछल पड़ा। तुमने तुरंत पश्चिम की तरफ देखा और अगले ही पल तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। 4 ब्लू मालिन जान बचाकर पागलों की तरह भागती चली आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि देयर पीछे घसीटती हुई 2 स्पीयर्स से छलनी साथियों की लाशें थीं। और सबसे बड़ी बात, दाशु की लॉगिंग टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुरंत एक्शन मोड में चली गई। तुमने बिजली जैसी स्पीड से आदेश दिया, सारे एल्डर और कमजोर लोग तुरंत केव के अंदर छिप जाएं और तुम्हारे आदेश के बिना कोई बाहर नहीं निकलेगा। सब कुछ अरेंज करने के बाद तुमने गोल्डन स्पीयर और लॉन्ग बो उठाई, फिर ग्रे माउंटेन की पीठ पर चढ़ गए। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ किलिंग इंटेंट थी। मीट बन भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तुम दोनों ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए पूरी स्पीड से जंगल में घुस गए। कुछ देर बाद सामने से गोल्डन एक्सेस पकड़े वॉरियर्स की टोली दिखाई दी। वो दाशु और उसकी टीम थी। तुम एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि सभी लोग यहां मौजूद थे और किसी को गंभीर चोट भी नहीं लगी थी। तभी शोया तुरंत हंटिंग टीम को लेकर तुम्हारे पास आया और पूरी घटना डिटेल में बताई। जैसे जैसे तुमने सब सुना, तुम्हारे अंदर गुस्से की आग भड़कती चली गई। शिडिंग उस गंजे कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वो हान ट्राइब पर हमला करे? तुम्हारे लिए रीजन कोई मायने नहीं रखता था। जो भी हान ट्राइब को छुएगा उसे कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, चाहे मरे, सिर्फ ब्लू मालिन ही क्यों ना हो। तुमने गोल्डन स्पीयर हवा में घुमाई और पूरी लॉगिंग टीम को लेकर सीधे शीडिंग ट्राइब की तरफ निकल पड़े। दोपहर करीब 2 बजे तुम लोग आखिरकार शीडिंग ट्राइब के केव बेस तक पहुंच गए। लेकिन वहां अजीब सन्नाटा था। केव एंट्रेंस पर एक विशाल बल्डर रखकर रास्ता बंद कर दिया गया था। फिर भी पत्थर की दरारों के बीच से कुछ डरी हुई आंखें बाहर झांक रही थी। शीडिंग भी उन्हीं में से एक था। अब वो सच में डर चुका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बदला इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। उसने तुम्हें देखा, एक लॉन्ग नोज जायंट बीस्ट पर बैठे हुए, गोल्डन स्पीयर हाथ में लिए, मानो कोई वॉर गॉड खुद आ गया हो। शीडिंग को उसी पल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। उसे किसी और से नहीं, सीधे स्किलिंग गॉड से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी थी। तुमने उन झांकती आंखों को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा, फिर बाव उठाई, एरो चढ़ाई और बिना एक सेकंड गंवाए छोड़ दी। स्विश! अगले ही पल एक दर्दनाक चीख आसमान में गूंज उठी। एरो सीधा सीडिंग की आंख में घुस गया और ट्राइब चीफ उसी जगह ढेर हो गया। तुमने तुरंत आदेश दिया, दाली, शितो, लियू जी, जाओ उस बोल्डर को हटाओ। तीनों स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स तुरंत आगे बढ़े और पूरी ताकत से बोल्डर धक्का देने लगे। लेकिन अंदर मौजूद लोग भी जान लगाकर उसे पकड़े हुए थे। पत्थर थोड़ा हटता और फिर वापस अपनी जगह आ जाता। तुमने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि डोर ब्लॉक करके तुम बच जाओगे? बेवकूफ! इसके बाद तुम ग्रे माउंटेन को लेकर उस गैप के सामने पहुंचे और फिर एक बार बो खींची। बूम! एरो स्नेक की तरह गैप के अंदर घुसा और अंदर डोर पकड़े खड़े 2 लोगों को एक साथ आर पार कर गया। इस अटैक के बाद केव के अंदर पैनिक एक्सप्लोजन हो गया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और जैसे ही रेजिस्टेंस खत्म हुई, डाली और बाकी 2 लोगों ने जोर लगाकर बोल्डर पूरी तरह हटा दिया। जो 3 लोग अभी तक जिंदा थे, वे उसी बोल्डर के नीचे दबकर मांस के लोथड़े बन गए। अब केव पूरी तरह खुल चुकी थी। तुम ब्लड ड्रिपिंग स्पीयर हाथ में लेकर किसी डीमन गॉड की तरह अंदर दाखिल हुए। अंधेरे केव में औरतें और बच्चे एक दूसरे से चिपके कांप रहे थे। सिर्फ 5 एडल्ट मैन बचे थे, जिनमें से 3 डरते हुए स्टोन स्पीयर्स पकड़े खड़े थे। उनके मुंह से लगातार दया की भीख निकल रही थी। तुम हंस पड़े, हथियार लेकर मर्सी मांग रहे हो? मजाक है क्या? अगले ही पल तुमने स्पीयर घुमाई और उनकी सारी घटिया वेपन्स तोड़ डाली। लेकिन तभी एक घायल आदमी चुपके से स्टोन उठाकर स्नीक अटैक करने लगा। तुमने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं, बस ड्रैगन स्पीयर की तरह सीधा वार किया और अगले ही पल स्पीयर टिप उसके लेफ्ट चेस्ट को आर पार कर चुकी थी। तुमने गूंजती आवाज में दहाड़ लगाई, सब लोग घुटनों पर बैठ जाओ, जो विरोध करेगा वो मरेगा। यह आवाज किसी थंडर एक्सप्लोजन जैसी गूंजी और अगले ही पल
सभी लोग डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। एब्सोल्यूट पावर के सामने सिर्फ सबमिशन बचती है। तुमने कोल्ड टोन में आदेश दिया, दाशु इनका सारा फूड उठा लो। इसके बाद तुमने उन प्रिजनर्स को ऊपर से घूरते हुए कहा, पहला हमला तुम्हारे चीफ ने किया था, हर चीज का जिम्मेदार वही है, अगर किसी को दोष देना है तो उसी को दो। असल में तुम इन लोगों को अपने ट्राइब में शामिल करना चाहते थे, लेकिन पूरी गलती मर चुके जीडिंग पर डालना भी जरूरी था। लेकिन तुमने उनकी लॉयल्टी को ज्यादा समझ लिया था। इन लोगों को अपने चीफ की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें सिर्फ अपने सामने से उठता फूड दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने देखा कि दाशु और बाकी लोग उनका पूरा विंटर फूड उठा ले जा रहे हैं, तो महिलाएं रो रो कर टूट गईं। वे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने लगी। तुमने उन्हें शांत नजरों से देखा और कहा, अगर तुम लोग मेरे ट्राइब में शामिल हो जाओ तो तुम्हें कभी फूड की कमी नहीं होगी। विंटर में कोई ठंड से नहीं मरेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे इतना कहते ही लगभग सभी लोग तुरंत उठकर तुम्हारे पीछे आ गए। हर कोई डर रहा था कि कहीं एक सेकंड देर होने पर उसे छोड़ ना दिया जाए। कुछ ही पलों में जमीन पर सिर्फ एक मरता हुआ घायल आदमी बचा था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर वापस चलना शुरू किया और जाते जाते शोया को आदेश दिया, इस केव को जला दो। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी। शीडिंग ट्राइब, उसका चीफ और पूरा केव सेटलमेंट हमेशा के लिए इतिहास की धूल बन गए। नए लोग शुरू में यही सोच रहे थे कि उन्हें स्लेव बनाकर रखा जाएगा, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वो किसी नरक में नहीं बल्कि सीधे हेवन में आ पहुंचे हैं। यहां फूड का ढेर पहाड़ों जैसा लगा हुआ था, और इस बार सीडिंग ट्राइब से लूटा गया सामान भी जोड़ दिया जाए तो पूरा ट्राइब आराम से 200 लोगों को पूरा विंटर भर खिला सकता था। हालांकि केव थोड़ी तंग जरूर थी, लेकिन सब लोग सोचते थे कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा गर्माहट। जिस बात ने नए लोगों को सबसे ज्यादा शॉक किया वो था ट्राइब में जिंदा जायंट मॉन्स्टर्स का होना। जब उन्होंने मीट बन और ग्रे माउंटेन जैसे दो विशाल कांग श्यांग देखे तो उनका डर तुरंत मैडनेस जैसी वुरसिप में बदल गया। अब उन्हें हान ट्राइब का मेंबर होने पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था। उधर महिलाएं पिछले कई दिनों से लगातार रोप्स बना रही थी और अब केव के अंदर रोप बंडल्स के बड़े बड़े ढेर जमा हो चुके थे। पुरुष अब भी लगातार ट्रीज काट रहे थे। ट्री ट्रंक्स को बिल्डिंग मटेरियल के लिए रखा जा रहा था, जबकि ब्रांचेस को किल्न फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दिनों तुम भी एक पल के लिए खाली नहीं बैठे। तुमने एक एक करके जरूरी कारपेंट्री टूल्स तैयार किए और उसके बाद 50 ब्रॉन्ज शवल्स भी कास्ट कर डाले। अब जब टूल्स तैयार हो चुके थे तो वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज शुरू करना ही था। तुमने लॉन्ग रोप हाथ में ली और नॉर्थ डायरेक्शन में पूरा एरिया नापना शुरू किया। 4 बड़े लॉग्स गाड़कर फ्यूचर सिटी की फाउंडेशन तय की गई। इसके बाद ब्रिक किल्न कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। रिवर एक्सकेवेशन से निकली मिट्टी ब्रिक्स बनाने के लिए परफेक्ट थी, लेकिन तुम ऑर्डिनरी ब्रिक्स नहीं, हाई स्ट्रेंथ ब्लू ब्रिक्स बनाना चाहते थे। वाटर एक्सेस आसान रहे, इसीलिए ब्रिक किल्न सीधे रिवर साइड पर बनाई गई। पूरा ट्राइब फुल लेबर मोड में लग गया और लगातार 5 दिनों की मेहनत के बाद एक जायंट सिलेंड्रिकल किल्न जमीन से उठ खड़ी हुई। उसी समय कई दिनों की मेहनत से बनाया गया तुम्हारा नया इन्वेंशन भी सामने आया। 2 मीटर चौड़े वुडन फ्रेम के नीचे 4 ब्रॉन्ज 100 व्हील्स लगाए गए थे। जैसे ही ये मशीन आगे बढ़ती ये एक बार में 2 मीटर चौड़ी जमीन पलट सकती थी और उसकी डिगिंग डेप्थ पूरे 40 सेंटीमीटर तक पहुंचती थी। अब सवाल था कि इतनी भारी चीज को खींचेगा कौन? तुम मुस्कुराए क्योंकि इसका जवाब पहले से तैयार था। मीट बन और ग्रे माउंटेन दोनों जायंट कांग श्यांग को साथ हार्नेस किया गया और जैसे ही दोनों ने ताकत लगाई धरती जोरदार गड़गड़ाहट के साथ फटने लगी। मशीन जमीन को ऐसे चीर रही थी मानो कोई सॉफ्ट टोफू काट रही हो। कुछ ही समय में 4 मीटर चौड़ी चैनल शेप लेने लगी, जिसकी डेप्थ पूरे 40 सेंटीमीटर थी। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में 700 मीटर लंबी पूरी कैनाल उलट पुलट दी गई। इस टेरिफाइंग एफिशिएंसी को देखकर तुम्हारी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। अगर यही स्पीड बनी रही तो शायद तुम्हारा सिटी बिल्डिंग प्लान 3 साल से भी पहले पूरा हो सकता था। ब्रिक बर्निंग का काम तुमने विंटर तक टालने का फैसला किया, क्योंकि विंटर में सब लोग खाली रहते और ब्रिक किल्न का हीट सबको गर्म भी रखता। उस समय यह काम किसी हैप्पी फेस्टिवल जैसा लगेगा, लेकिन फिलहाल एक नया प्रॉब्लम सामने आ चुका था। ब्रिक्स का साइज बहुत बड़ा था और उन्हें शोल्डर पर उठाकर ले जाना बेहद स्लो प्रोसेस था। तभी तुम्हारे दिमाग में अचानक हैंड कार्ट का आइडिया आया। सोचते ही तुम तुरंत काम पर लग गए। तुमने ट्राइब के 2 सबसे स्किल्ड कारपेंटर्स मूटोंग और वुडन बकेट को बुलाया। तीनों ने पूरा दिन बिना रुके मेहनत की और आखिरकार हान ट्राइब की पहली हैंड कार्ट पैदा हुई। उसे तुरंत इंजीनियरिंग टीम को इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। ट्राइब मेंबर्स इस नए ट्रांसपोर्ट टूल को देखकर बेहद एक्साइटेड थे, क्योंकि ये शोल्डर कैरिंग से कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन तुम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। तुमने देखा कि जैसे ही कार्ट टर्न लेती वो बुरी तरह डगमगाने लगती। अगर उस पर हैवी लोड रखा गया तो वो किसी भी पल टूट सकती थी। तुमने तुरंत फैसला लिया, नो, इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम दोबारा वर्कशॉप में घुस गए और सिर्फ 2 घंटे बाद एक्सटेंडेड एक्सेल वाला सेकंड जनरेशन हैंड कार्ट तैयार हो गया। इस बार कार्ट पूरी तरह स्टेबल थी, उसे पुश करना भी आसान था और टर्निंग इतनी स्मूथ थी मानो बटर पर फिसल रही हो। तुरंत ही सेकंड जनरेशन कार्ट को मास प्रोडक्शन मॉडल घोषित कर दिया गया। तुमने ऑर्डर दिया, पहले 30 यूनिट्स तैयार की जाएंगी। जब तुमने देखा कि दर्जनों स्ट्रॉन्ग वर्कर्स उन हैंड कार्ट्स को उड़ाते हुए काम कर रहे हैं तो तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि सिविलाइजेशन का गियर आखिरकार घूमना शुरू हो चुका है। हैंड कार्ट नाम का ये फिजिकल चीट कोड मिलते ही कंस्ट्रक्शन स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ गई। कारपेंटर ट्रियो फुल पावर में काम कर रहा था। अब वे हर 2 दिन में 3 नए हैंड कार्ट्स तैयार कर रहे थे और आखिरकार 18वें दिन तुम्हारे सामने 698 मीटर लंबी और 4 मीटर गहरी एक विशाल मोआट खड़ी थी।